चलो भाई इस क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई कर लिया जाए। मैग्नेटिक फील्ड निकालने पे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन देखने में लग रहा है। करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू ए लूप एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द शेप ऑफ द लूप आर एज सोन। ठीक है भाई, शेप ऑफ द लूप ऐसे है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसे करके फिर रेडियस बदल गया। ठीक है भाई, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज म्यू नॉट आई अपॉन आर टाइम्स 5/16, 5/16, 7/16, 7/16। ठीक है, मीन्स ये मल्टीप्लाइड बाई क्या करें, 5/16 करें या 7/16 करें, क्या करें, यही निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। ठीक है भाई, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो वो अपने आप इसका कुछ कोफिशिएंट के साथ आएगा, वो हम लोग को निकालने हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो, सेंटर मीन्स एट एम पॉइंट पे निकालना चाहते हो तो एडी के लिए निकालना पड़ेगा। एडी के लिए मैग्नेटिक फील्ड ये वाला एडी पोर्शन के लिए प्लस बीसी पोर्शन के लिए निकालना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बीसी पोर्शन। क्योंकि ए बी वाले के लिए तो बिल्कुल ये लाइन ऑफ करंट पे है, कुछ नहीं होगा फील्ड। इसके लिए भी लाइन ऑफ करंट पे है, कुछ नहीं होगा फील्ड। जो होगा इधर वाले के लिए और इधर वाले के लिए होगा, इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एम विल बी इक्वल टू, इधर वाले के लिए देखें तो म्यू नॉट अपॉन 4πi डिवाइडेड बाई रेडियस कितना है भाई, इसका रेडियस कितना है, तो इसका रेडियस एम ए इज आर। अच्छा भाई, तो आर है तो आर लिखेंगे, और एंगल कितना 3π/2। एंगल कितना लिखेंगे 3π/2, क्योंकि ये आर्क एंगल बना रहा है 3π/2। इधर वाला जो एंगल बन रहा है वो π/2 है, ये तो 3π/2, इसलिए इसका निकाला ए बी वाले का, ए बी ए डी वाले का निकाला, तो ये म्यू नॉट आई अपॉन आर और बाकी ये हो गया 3π/2। ठीक है, डॉट में है कि क्रॉस में, पकड़ लो भाई वायर को, ये है करंट डायरेक्शन तो यहाँ पे आया क्रॉस में। डीएल क्रॉस आर से देखेंगे तो भी ये है डीएल, ये है आर, यहाँ निकालना चाहते हैं तो डीएल क्रॉस आर करेंगे, क्रॉस में है फील्ड। ठीक है भाई, प्लस अब इसका फील्ड बीसी का फील्ड निकालेंगे तो ये क्या होगा म्यू नॉट अपॉन 4πi वही है, लेकिन रेडियस तो भैया ये एम बी है, एम बी रेडियस है 2r, तो यहाँ रेडियस लिखूंगा 2r मल्टीप्लाइड बाई एंगल कितना है π/2, एंगल है π/2, होगा किधर, तो इधर करंट है तो ये है फील्ड क्रॉस में है, होना भी चाहिए भाई, क्लॉकवाइज है क्रॉस में, तो यहाँ भी क्लॉकवाइज है क्रॉस में है फील्ड भाई, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एडअप हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो एडअप हो जाएंगे म्यू नॉट आई अपॉन, यहाँ पे देखो किसका कोफिशिएंट निकालना था, म्यू नॉट आई बाई आर, तो म्यू नॉट आई अपॉन आर को ही रहने देते हैं बाहर, बाकी सबको ले लेते हैं अंदर, तो म्यू नॉट आई अपॉन आर बाहर आ गया, तो ये आ गया 3π, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे और ये हो जाएगा 3/8 प्लस म्यू नॉट आई बाई आर, और ये पाई से ये पाई कैंसिल, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1/4 2 जा और 2 जा, यानी कि 16, 1/16 ये हो गया क्रॉस में, इसलिए ये वैल्यू आ गया म्यू नॉट आई अपॉन आर, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो 16 हमने ले लिया एलसीएम, ये है 2 यानी 6 + 1 7, तो 7/16 और क्रॉस में है, इसका मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर और बोर्ड इनटू, क्रॉस का मतलब होता है इनटू, आउटवर्ड नहीं इनवर्ड, तो 7/16 टाइम्स आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर या इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, तो भैया आउटवर्ड का मतलब है डॉट, यह क्रॉस, तो डी हो जाएगा इसका ऑप्शन, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर 7/16 टाइम्स, 7/16 टाइम्स इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इसको बोलते हैं, क्रॉस को बोलते हैं इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ये वाला है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, तो ये डॉट है, तो हम लोग क्रॉस को सिलेक्ट करना होगा, इस तरह से निकाल लेंगे, सिंपल सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। इसका पहले चाहे तो सोल्यूशन हम लोग देख सकते हैं, इसका सोल्यूशन देखो, निकाला गया, आर यूज किया गया 3π/2 इनटू द प्लेन ऑफ पेपर,
और ये आ गया, और दूसरा B2 तो भाई इस वाले पार्ट का तो 0 होता है, ये इधर वाले का निकाला, ये है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है भाई, दोनों इस तरह से निकला। फिर B4 का भी 0 हो गया, 2 के लिए तो लाइन ऑफ करंट था, चारों के लिए सम किया, 2 का 0 है और इनका ऐड हुआ तो कितना है 7/16 μ/r इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। बिल्कुल ठीक है भाई। तो इस तरह से हम लोग समझ गए, ये वही है, इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भाई, ये केस स्टडी वाला आ गया, ये केस स्टडी वाला है। देख रहे हो कि इसमें एक केस पे डिस्कस किया, इस पे 2 क्वेश्चन हैं और बाकी 3 क्वेश्चन इसके आगे। तो पहले तो भाई केस को समझ लिया जाए, केस स्टडी है तो पहले केस को समझा जाए। तो इस केस स्टडी का टॉपिक क्या डाला है, तो मोशन ऑफ चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। दिख तो रहा होगा सबको, जल्दी से एक बार पढ़ लो भाई, ये किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केस स्टडी में यही होता है, कॉन्टेक्स्ट आपको दिया रहेगा, ये इन्फॉर्मेशन प्लस जो आपके माइंड में है फिजिक्स पढ़ा है उसका इन्फॉर्मेशन यूज करने हैं टू आंसर द क्वेश्चन। तो देखो भाई, एन इलेक्ट्रॉन विद स्पीड v0 जो कि वेरी लेस देन c है। ठीक है भाई, v0 स्पीड से इलेक्ट्रॉन को मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r0 इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन v0 स्पीड से सर्कुलेट कर रहा है इन द मैग्नेटिक फील्ड। दिस इलेक्ट्रॉन इज एबल टू ट्रांसवर्स ए सर्कुलर पाथ एज मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल भाई, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन उसके परपेंडिकुलर है, इसलिए ये सर्कुलर मोशन करने के में कैपेबल है। वही लिख रहा है, दिस इलेक्ट्रॉन इज एबल टू ट्रांसवर्स ए सर्कुलर पाथ एज द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल भाई, तो होता ही है, परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के फील्ड तो सर्कुलेशन होता है। ए फोर्स एक्ट्स ऑन द पार्टिकल परपेंडिकुलर टू बोथ v0 एंड b। ऐसा फोर्स एक लगता है जो परपेंडिकुलर टू v0 एंड b है। दिस फोर्स इज कंटिन्यूसली डिफ्लेक्ट्स द पार्टिकल साइड वाइज, ये डिफ्लेक्ट करता है साइड वाइज विदाउट एनी चेंज इन स्पीड, बिना चेंज इन स्पीड के, एंड द पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कल परपेंडिकुलर टू द फील्ड। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज t0, और इसमें टाइम पीरियड जो है वो है t0। तो इसका मतलब यही, तो मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड तो है वो जो परपेंडिकुलर टू बोथ लगता है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो Q इंटू V क्रॉस B होता है। तो यहाँ कह रहा है कि एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B है, और वो इसको इस तरह से सर्कुलर पाथ में मेंटेन करवा रहा है ये फोर्स। बिल्कुल भाई, ऐसा तो होता ही है, अच्छी बात है। अब कह रहा है क्या भाई, टाइम पीरियड है इसका t0। तो सबको मालूम है टाइम पीरियड क्या होता है, तो भाई सर्कुलेशन होता है जिसका रेडियस बनता था, याद होगा इसका रेडियस बनता था कितना, तो रेडियस बनता था mv/qb, ये तो अपने हम लोगों को याद है। और टाइम पीरियड कितना होता था भाई, तो टाइम पीरियड 2πr डिवाइडेड बाई ऑर्बिटिंग स्पीड, ये मिलता था हमें टाइम पीरियड। और 2πr का वैल्यू जब रखते हैं mv0/qb तो ये मिलता था 2πm/qb, क्योंकि v कैंसिल हो जाता था और टाइम पीरियड हमें ये मिलता था। बिल्कुल ठीक बात है, ये सारा इन्फॉर्मेशन तो आपको पता है। यानी कि वो केस जिसमें वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होता था, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, एंड इन दैट कंडीशन द मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है, ये वाला मैग्नेटिक फोर्स यही हमारा सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है। क्या करता है ये भाई, तो ये सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है और इसको सर्कुलर मोशन कराता है। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो, इस पे आगे बढ़ते हैं भाई। तो इसका क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो जरा देखो। क्वेश्चन है, इफ द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नाउ डबल्ड टू 2v0 देन द रेडियस ऑफ द सर्कल विल चेंज टू क्या। अच्छा भाई, तो इस कंडीशन में बताओ क्या हो जाएगा। अगर हमने स्पीड को डबल कर दिया तो रेडियस तो होता है भाई mv/qb, यानी mv0/qb होता है। तुमने स्पीड को डबल किया है, स्पीड को 2v0 कर दिया। ठीक है भाई, स्पीड को 2v0 कर दिया, मास थोड़ी ही चेंज कर दिया, नहीं चेंज किया भाई, मास चेंज नहीं किया, चार्ज चेंज नहीं किया, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं किया, खाली स्पीड को डबल कर दिया। तो रेडियस विल भी क्या, तो आर डैश जो हो जाएगा हमारा वो डबल ऑफ पहले वाला रेडियस हो जाएगा, इसलिए आर डैश जो होगा वो पहले वाले से डबल रेडियस का हो जाएगा। इट मीन्स 2r0 हो जाएगा। पहले अगर r0 था अब 2r0 हो जाएगा, पहले r0 रेडियस पे चल रहा था, अब ये 2r0 रेडियस पे आ जाएगा। ठीक है भाई,
अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ v0 इज टू v0, मतलब अब स्पीड तो दो हैं, डबल हैं, देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल चेंज टू। अब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो तुम्हें पता है कि टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड होता था, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, तो इसलिए टाइम पीरियड तो सेम ही रहेगा। रिजल्ट याद है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी नहीं याद है तो निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 पाई इंटू न्यू रेडियस डिवाइडेड बाई न्यू स्पीड। तो भैया स्पीड डबल हुआ है, रेडियस भी तो डबल हुआ है, पहले r0 था तो अब 2r0 हो चुका है, तो स्पीड भी डबल हो गया है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये उतना ही रह गया, 2 पाई r0 अपॉन v0 ही रह गया, क्योंकि ये भी 2 टाइम्स हो गया था, ये भी 2 टाइम्स हो गया था, 2 कैंसिल होकर के सेम रह जाएगा। और अगर आपको रिजल्ट पहले से याद है, भैया टाइम पीरियड में थोड़ी चेंज होता है, टाइम पीरियड तो वही रहता है, इसमें तो कोई स्पीड से लेना देना या रेडियस से लेना देना नहीं होता है, तो टाइम पीरियड तो वही रह जाएगा। सो सी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल भाई, रेडियस डबल हो गया स्पीड डबल करने से, लेकिन टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है भाई यहाँ तक? अब देखो इसका आंसर में हम लोग समझ लेते हैं भाई। आंसर देखो, एज रेडियस इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, सो आर डैश क्या हो गया, एम इन 2v0 बाई क्यू बी, 2r0 हो गया, एंड टाइम पीरियड 2 पाई एम बाई क्यू बी होता है भाई, दस इट रिमेन सेम एज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। बिल्कुल ठीक बात है भाई, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी होता है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई। जल्दी से इसको ट्राई कर लिया जाए, ट्राई करो भाई। जल्दी से ट्राई मारा जाए इसको। सोच लिया होगा भाई, अर्णव क्या करना पड़ेगा, तरुण क्या करना पड़ेगा, ये तो जरूर सोच लिया होगा भाई, सोचना जरूरी है। तो ठीक है भाई, अब जरा देखा जाए, आपने तो सोच लिया होगा, मैं भी जरा सोच लूँ इसमें। द चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड बी। अच्छा भाई, बी का वैल्यू दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में बी का वैल्यू दिया हुआ है 2i कैप प्लस 4j कैप इंटू 10⁻² टेस्ला। ठीक है भाई। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज फाउंड टू बी दिस। एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है SI में, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है, यानी एक्सेलरेशन में x दिया हुआ है, इस x का वैल्यू चाहिए। इसका मतलब कि अगर हमें एक्सेलरेशन मिल जाए इन टर्म्स ऑफ i/j तो हमें i का कोफिशिएंट बता देने। इट मीन्स एक्सेलरेशन फाइंड करने हैं, एक्सेलरेशन फाइंड करने होंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 स्टेप्स होते हैं, जानबूझ के किया जाए या गलती से हो जाए। जब ये स्टेप्स फॉलोड होंगे तो आंसर मिल जाएगा। पहला स्टेप क्या है भाई, क्वेश्चन को पूरी तरह से समझना, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। दूसरा बात क्या भाई, तो ये किस कॉन्सेप्ट से हैं, उसका कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला का रिकॉलिंग द फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट यूज होने हैं, रिकॉलिंग ऑफ। तो रिकॉलिंग कैसे होगा, तो क्वेश्चन जैसे ही तुमने समझा, अभी क्वेश्चन को साइड करें, क्वेश्चन जो भी फिजिक्स में आते हैं, क्वेश्चन को जैसे ही इसके कॉन्टेक्स्ट को समझा, कहाँ का क्वेश्चन है, क्या दिया है, क्या निकालना है, तो भैया ये वाला अब काम करो। जब क्वेश्चन समझ गए तो ये भी तो समझ गए होगे कि कौन से चैप्टर का है। अच्छा भाई, तो कौन से चैप्टर का है, तो उसमें से कौन सा सब टॉपिक का है, ये भी तो समझ गए होगे। अच्छा भाई, इस सब टॉपिक में 2-3 बात होता था, तो किस बात का है ये क्वेश्चन, वो भी तो समझ गए होगे कि ये फ्रिक्शन में डबल वाला है, कि ये फ्रिक्शन में ऐसे करने वाला है, क्या है, इससे रिलेटेड जो पढ़ा था कॉन्सेप्ट, वो तो रिकॉल होगा, माइंड में आएगा। तो रिकॉलिंग द फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट जिस पे ये क्वेश्चन है, और ये जैसे ही रिकॉल हो गया फॉर्मूला में फिट करोगे, और उसके बाद रह जाएगा क्या भाई, तो कैलकुलेशन। फिर करने पड़ते हैं कैलकुलेशन। तो मेन जो प्रॉब्लम है कैलकुलेशन में, थोड़ी कोई फंसता है,
कैलकुलेशन सब कर लेता। मेन तो ये है क्वेश्चन को पूरी तरह समझा जाए, और क्वेश्चन समझने के बाद जो चैप्टर है, जिस चैप्टर के उस सब टॉपिक हैं, उसमें जो फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट है जिसका यूज़ दिख रहा है कि जिसका यूज़ यहाँ हो सकता है, वो सेलेक्ट करना ही मेन काम है। अब भाई क्वेश्चन को तो समझ लेंगे कि कौन सा चैप्टर का है, कौन सा पार्ट का है, कौन सा क्या है। ये अंडरस्टैंडिंग जैसे ही बना तो ये अपने आप माइंड बोलेगा, धीरे धीरे बता देगा कि अच्छा भाई ये सब टॉपिक, इसमें तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, इसमें हमने ये पढ़ा था, जिस बुक से पढ़ा था वो अपने आप याद आने लग जाएगा कि इस कॉन्सेप्ट को क्या पढ़ा था। तो इस तरह से ये 3 स्टेप फॉलोड हो जाएं तो क्वेश्चन बनना है, नहीं हो तो नहीं बनना है। इसलिए क्वेश्चन का एनालिसिस पहले ज़रूरी है। तो चलो भाई, इसको तो ये बात होगी। अब जरा हमें एक्सेलरेशन चाहिए। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझ में आया क्वेश्चन पढ़ के कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का है। अच्छा, क्वेश्चन में भी मैग्नेटिक फील्ड दिया है और एक्सेलरेशन निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है और पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, कुछ वेलोसिटी दिए हैं, उसका एक्सेलरेशन ये है, तो वैल्यू ऑफ एक्स चाहिए, एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है भैया, चार्ज पार्टिकल को आपने जब प्रोजेक्ट किया तो फोर्स तो लगता है उसमें Q इंटू वी क्रॉस बी, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो फोर्स डिवाइडेड बाई मास। चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड दिस एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज फाउंड टू बी दिस। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मास दिया नहीं है तो फोर्स तो ये लगा, डिवाइडेड बाई मास करेंगे तो Q बाई M और V क्रॉस B, तो ओनली मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, तो इससे एक्सेलरेशन वेलोसिटी किधर है भाई, चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड B, द एक्सेलरेशन द पार्टिकल इज फाउंड टू बी दिस। तो बताना है तुम्हें कि वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा, वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा। तो चलो भाई, कोई बात नहीं है। तो जो भी वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन बोल रहा है I और J में है, एक्सेलरेशन कह रहा है कि I और J में है, XY प्लेन में है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड तो भी तो I और J में दिया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया, ध्यान देना, कि एक x एक्सिस लें, अगर एक y एक्सिस लें, तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो 2i प्लस 4j है, 2i प्लस 4j है। ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भैया, ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन 2i कैप प्लस 4j कैप। तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें एक्सेलरेशन ये है, वो भी i और j में है, xi प्लस 2j। वो भी अगर हमारा x और j में ही हो एक्सेलरेशन, तो ये क्या होगा, तो भैया एक्सेलरेशन जब भी होगा तो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर। क्यों भाई, क्योंकि फोर्स जो होता है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। वेलोसिटी नहीं दिया है, मत दे, कम से कम ये तो पता है यहाँ से कि फोर्स और उधर ही होता है एक्सेलरेशन, जिधर फोर्स उधर ही एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन भी v क्रॉस बी है, मीन्स परपेंडिकुलर टू फोर्स बोलें या एक्सेलरेशन बोलें, बोथ आर परपेंडिकुलर टू बोथ b एंड v। दोनों के परपेंडिकुलर होता है भाई, b है v है, दोनों के परपेंडिकुलर ही होता है। जब भी फोर्स या एक्सेलरेशन होगा दोनों के परपेंडिकुलर, तो v हमें नहीं पता लेकिन b तो पता है ना, तो b के भी तो परपेंडिकुलर होने हैं, तो बिल्कुल। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो परपेंडिकुलर टू b है। एक्सेलरेशन यानी कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड दिया है इसलिए इसकी बात कर रहे हैं। ऐसे तो एक्सेलरेशन यानी कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू b भी है, एंड एक्सेलरेशन या फोर्स इज परपेंडिकुलर टू v भी है, दोनों है। तो भैया एक तो कम से कम परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, मीन्स एक्सेलरेशन डॉट मैग्नेटिक फील्ड 0 होना चाहिए भाई। जो परपेंडिकुलर, जब भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। ठीक है भाई, तो एक्सेलरेशन है
एक्स आई कैप प्लस 2j कैप और डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का 2i कैप और प्लस है 4j कैप इंटू 10 का पावर 2। तो चलो भाई इंटू 10 का पावर 2 तो है, कोई बात नहीं। ये डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, तो ये 0 होना चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट ले लो भाई, i को i के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे 2x इंटू 10 का पावर 2। ये तो भाई दोनों में है, ये तो दोनों में है 10 का पावर 2। तो 2x इंटू 10 का पावर 2 और j को j के साथ करते हैं तो प्लस 2 इंटू 4 8 इंटू 10 का पावर 2। दिस विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा, देखो ये वाला इधर ले जाएंगे तो माइनस ऑफ 8 इंटू 10 का पावर 2 हो जाएगा, 10 का पावर 2 10 का पावर 2 कैंसिल हो जाएंगे और x का वैल्यू हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4। 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4। तो इसका मतलब कि x का वैल्यू आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो x का वैल्यू हो गया 4 की -4 -8 हो जाएगा, उधर जाकर क्या हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाई 2 तो -4 हो जाएगा, बिल्कुल -4 हो जाएगा क्योंकि 2x इंटू 10 का पावर 2, 10 का पावर 2 तो चलो उधर जाकर ऐसे ही कैंसिल है। तो 2x और प्लस ये 8 तो उधर जाकर -8 डिवाइडेड बाई 2 यानी -4। तो -8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि -4 है। तो भैया -4 वाले को आंसर कर देंगे, -4 वाले को आंसर कर देंगे। कुछ लोग सोचेंगे, कुछ बच्चे सोचेंगे भाई कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड दिया है और एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालना है और वेलोसिटी दिया नहीं, क्यू भी दिया नहीं, मास भी दिया नहीं, तो सिर्फ ये वाला दे दिया और ये निकालना है। तो कम से कम ये तुम्हें पता है भैया कि ये एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू बोथ v एंड b होगा, इसलिए a इज़ परपेंडिकुलर टू b इतना ज़रूर पता है। और यही वेक्टर अगर आपने पढ़ा है तो भैया दो वेक्टर जो परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना होता है, इसलिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो और 0 करने हैं। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो भैया ये हो जाएगा 2x और ये वाला j को j के साथ करेंगे तो +8 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 10 का पावर -2 है, डॉट प्रोडक्ट जब 0 है तो 10 का पावर -2 दोनों में आया, 0 हो गया। तो 2x इज इक्वल टू -8 है, इसलिए x का वैल्यू -4 है। ठीक है भाई, इस तरह से हम लोगों ने तो निकाल लिया, बाकी इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं भाई। एज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बी हेंस एज परपेंडिकुलर टू बी। फोर्स परपेंडिकुलर टू बी होता है इसलिए एक्सेलरेशन भी होगा, इसलिए एक्सेलरेशन को बी के साथ डॉट प्रोडक्ट किया 0। अच्छा भाई, डॉट प्रोडक्ट निकाला 2x + 8 इज 0, x का वैल्यू -4, बिल्कुल ठीक बात है भाई। तो यही काम हम लोगों ने भी ऑलमोस्ट किया है, यही काम तो किया है। डॉट प्रोडक्ट तो लेना पड़ेगा भाई, डॉट प्रोडक्ट लिया 0 हो गया, क्योंकि ये भी IJ यानी XY प्लेन में था और ये भी फोर्स भी यानी एक्सेलरेशन फोर्स XY प्लेन में ही है। तो ये XY प्लेन में फोर्स भी हो और XY प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड भी हो, दोनों तो आपस में परपेंडिकुलर होने ही है। तो परपेंडिकुलर के लिए ये कंडीशन है, डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया, मिल गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जल्दी से देख लिया जाए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन लग रहा है। If the given electron has velocity not perpendicular to B, then trajectory of the electron is. Given electron has velocity but it is not perpendicular to magnetic field. Velocity तो है इलेक्ट्रॉन को, लेकिन ये परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। परपेंडिकुलर होता तो सर्कुलर पाथ होता, नॉट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो वेलोसिटी तो है बट ये परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मतलब कहीं और है वेलोसिटी। ये जब कहीं और है वेलोसिटी तो ऐसे कंडीशन में एक कंपोनेंट पैरेलल होता है और दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर वाला सर्कुलेट कराता है और पैरेलल वाला शिफ्ट कराता है। इस तरह से क्या बनता है भाई, तो बनता है एक हेलिकल पाथ। तो जिगजैग पाथ नहीं बनेगा, सर्कुलर पाथ नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं बनेगा, हेलिकल पाथ बन जाएगा। तो हेलिकल पाथ लिखेंगे भाई, when velocity is not parallel to magnetic field and velocity is not parallel to magnetic field, not perpendicular to magnetic field, ऐसे हो न तो पैरेलल है न परपेंडिकुलर है। तो इस कंडीशन में बोलेंगे न पैरेलल है न परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कि दोनों है, पैरेलल वाला भी है
और परपेंडिकुलर वाला भी कंपोनेंट है। परपेंडिकुलर वाला सर्कुलेट कराने में लगा रहता है, पैरेलल वाला शिफ्ट कराने में लगा रहता है, पैरेलल टू द फील्ड, तो फील्ड के पैरेलल ये शिफ्ट होगा, इस तरह से चलता रहेगा। हेलिकल पाथ विल बी द रिजल्टिंग मोशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। If the charged particle has velocity not perpendicular to the magnet, the component of velocity along B remains unchanged and the motion will not be affected by B, then the motion of the particle is plane perpendicular to B as before circular one, thereby producing a helical path। चलो भाई कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आ गया भाई एक और केस स्टडी। ये क्या है भाई? बायोट-सेवर्ट लॉ। सबको पता है बायोट-सेवर्ट लॉ। वैसे अगर आपको एग्ज़ाम के टाइम में टाइम कम पड़े, लगे कि जल्दी जल्दी करना है, तो केस स्टडी वाले सेंटेंस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्यों भाई? अरे जो बताता है वो तो आपको मालूम ही होता है, जो इसमें डिस्कस खाली कंटेक्स्ट ही तो बताता है, तो वो तो क्वेश्चन भी पढ़ेंगे तब भी समझ में आ जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है या किसका क्वेश्चन है। खाली यहाँ देख लिया बायोट-सेवर्ट, अच्छा ठीक है भाई, बायोट-सेवर्ट लॉ जानते हैं। अब वही बात तो इसमें लिखा होगा, बायोट-सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्ज दैट इज करंट कैरिंग वायर, द बेसिक इक्वेशन गवर्निंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट डिस्ट्रीब्यूशन बायोट-सेवर्ट लॉ है, फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टिंग फ्रॉम ए करंट। तो ये बायोट-सेवर्ट लॉ, ये dB इक्वल टू μ/4 पाई I इंटू dl क्रॉस r एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द एलिमेंट। बायोट-सेवर्ट लॉ हैज़ सर्टेन सिमिलरिटी एज वेल एज डिफरेंस विद कूलम्स लॉ। ठीक है भाई, कंपेयर हम लोग करते थे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो सीधा। ठीक है, बायोट-सेवर्ट लॉ पे है, बस इतना ही देख लिया, काम हो गया। आगे बढ़ते हैं। 71 देखो, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB ड्यू टू करंट एलिमेंट IDL, तो वही तो हम लोगों ने पढ़ा था, IDL करंट कैरिंग एलिमेंट होता है, तो इससे R वेक्टर वाले पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, R फ्रॉम इट व्हेन करंट I प्रोसेस थ्रू लॉन्ग कंडक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। अब लॉन्ग करंट के लिए अगर निकालना चाहते हैं, क्वेश्चन कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB ड्यू टू करंट एलिमेंट IDL एट ए पॉइंट डिस्टेंस R फ्रॉम इट वेयर I करंट पासेस थ्रू ए लॉन्ग कंडक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। क्या यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है, या पूरा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग कंडक्टर, तो क्या वो R के डायरेक्शन में होता है? ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा प्रोड्यूस हुआ, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB ड्यू टू करंट एलिमेंट, dB जो ड्यू टू करंट एलिमेंट है जो कि I पास होने से हुआ है, इज इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर R ऑफ द पॉइंट। नहीं भैया, इस डायरेक्शन में थोड़ी होता है, dB जो होता है वो ये है, तो R के डायरेक्शन थोड़ी होगा, DL और R दोनों के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर टू R डायरेक्शन नहीं, पैरेलल टू R डायरेक्शन नहीं होता है, नहीं होता है। अच्छा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट DL का डायरेक्शन में होता है क्या? नहीं भैया, इस डायरेक्शन में भी नहीं होता है, इस डायरेक्शन में थोड़ी होता है, DL का डायरेक्शन में थोड़ी हो जाएगा, इसके पैरेलल थोड़ी हो जाएगा, नहीं इसके पैरेलल, नहीं इसके पैरेलल, इन दोनों के परपेंडिकुलर ऐसा होता है। बताइए, तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट का ये प्रॉपर्टी है, परपेंडिकुलर टू बोथ DL एंड R। बिल्कुल भाई, ये तो ठीक है, परपेंडिकुलर टू DL ओनली, ना भैया ओनली DL क्यों? DL क्रॉस R है, दोनों के परपेंडिकुलर, तो ये DL वेक्टर, ये R वेक्टर, दोनों के परपेंडिकुलर, ये है DL, ये है R, तो स्क्रू से DL क्रॉस R करेंगे, दोनों के परपेंडिकुलर, इन दोनों प्लेन से बने हुए प्लेन के परपेंडिकुलर, ऐसे क्रॉस में या डॉट में, तो परपेंडिकुलर टू बोथ DL एंड R। बिल्कुल ठीक बात, इसमें तो कोई बात नहीं है, ये बेसिक क्वेश्चन था। अच्छा ठीक है भाई, DL क्रॉस R परपेंडिकुलर टू बोथ, ठीक है। 72 नंबर देखो भाई, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट, क्योंकि BSL पे था कंटेक्स्ट, तो उसी पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए स्ट्रेट वायर सेगमेंट, स्ट्रेट वायर सेगमेंट में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, ठीक है, करंट वायर सेगमेंट ऑफ लेंथ L लेंथ का जो करंट वायर सेगमेंट है, एट ए पॉइंट ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट ए डिस्टेंस R, एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट डिस्टेंस R, क्या होगा भाई? डिक्रीजेज एज 1/R, डिक्रीजेज एज 1/R स्क्वायर या 1/R क्यूब, अप्रोचेज इनफाइनाइट एज R टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो भैया कोई भी फाइनाइट लेंथ का होता है, तो यहाँ पे जो फील्ड होता है, याद होगा, ये होता था
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, या आर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आर लिखेंगे, साइन थीटा 1 यानी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, यही तो होता था भाई, बिल्कुल। तो ये अपना है एल लेंथ का, तो ये आर है तो कुछ फाई 1 आएगा, कुछ फाई 2 आएगा, अपना कुछ वैल्यू आएगा, ये कोई बात नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा हमारा, तो ये तो कुछ आ गया कांस्टेंट अपना, मान लो 30 डिग्री 40 डिग्री जो भी आया, आई का वैल्यू है ही फिक्स, तो ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जितना ज़्यादा आर ले जाओगे साइन फाई 1 साइन फाई 2, तो इसमें ये भी है भाई कि अगर साइन फाई 1 इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे दें तो फाई 1 का वैल्यू रख देते हैं भाई, साइन फाई 1 का वैल्यू रख देते हैं। अगर इसका वैल्यू रखें साइन फाई का, साइन फाई 1 का वैल्यू रखेंगे तो ये l/2 है, और ये वाला हमारा ये निकालना पड़ेगा इसको, ये वाला जो हो जाएगा r डैश अंडर रूट l/2 का होल स्क्वायर और प्लस ये d ये r स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा r डैश। तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन होगा भाई? तो देखो साइन फाई और साइन फाई 2 को मैं क्यों ले रहा हूँ, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l। अच्छा ये भी दे दिया हुआ है कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, इसका मतलब तुम बहुत आगे चले गए भाई, और जब बहुत आगे चले गए तो साइन ऑलमोस्ट जीरो जैसा होने लगेगा, साइन एंगल जो होगा वो ऑलमोस्ट जीरो जैसा होने लग जाएगा, मीन्स साइन जीरो के जैसा होने लगेगा, यानी कि बाहर में बहुत दूर जब जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो होने लगेगा, और हम लोग बोल सकते हैं अप्रोचेज फाइनाइट लिमिट एज आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी। नहीं भाई, आर जब इन्फिनिटी होगा तो फाइनाइट लिमिट नहीं, वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा। जब आर इन्फिनिटी के ले जाएंगे तो अप्रोचेज ए फाइनाइट लिमिट, तो ये ऑलमोस्ट ज़ीरो होने लग जाएगा, फाइनाइट लिमिट पे नहीं आएगा। तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो लग रहा है हमें कि वो तो डिक्रीजेज एज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, जितना ज़्यादा आर ले जाएंगे उतना। अप्रोचेज ए फाइनाइट लिमिट, तो भाई फाइनाइट लिमिट नहीं, अप्रोचेज टू जीरो हो जाता, मैग्नेटिक फील्ड विल बी टेंडिंग टू जीरो इफ़ आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये है। तो अभी ज़्यादा सूटेबल तो ये लग रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मैंने इसलिए यहाँ पे ये कैलकुलेशन करना शुरू किया कि इसमें भी आर छुपा हुआ है, साइन फाइव में भी तो आर आएगा, ये वाला आर। लेकिन जब ये कह दिया कि बहुत ज़्यादा लार्ज है भाई आर, तो उस कंडीशन में इनको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये वेरी वेरी स्मॉल है। और जब वेरी स्मॉल है तो ये स्मॉल वैल्यू 0.1, 0.2 ऐसे कर दिया, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की तरह ज़्यादा सुटेबल है। और फाइनाइट वैल्यू मतलब 2 तो नहीं टेंड करेंगे तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, वेनिसेस, मैग्नेटिक फील्ड वेनिसेस ख़त्म हो जाएगा। कब? जब आर टेंडिंग टू इन्फिनिट है। बाकी इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, हम लोगों को तो ये ज़्यादा सुटेबल लग रहा है। ठीक है भाई, इसका आंसर देखते हैं हम लोग। अच्छा, फ्रॉम बायोट सेवर्ट लॉ आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, तो एलिमेंट के चलते हुआ ना, एलिमेंट के लिए पूछ रहा है कि पूरे वायर के लिए पूछ रहा है। क्वेश्चन देखते हैं एक बार फिर से। एलिमेंट के लिए तो ठीक है, लेकिन किसके लिए पूछ रहा है? द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए स्ट्रेट वायर सेगमेंट ऑफ लेंथ L एट पॉइंट ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट ए डिस्टेंस R। ये L लेंथ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। देखो इसमें पूरा अगर क्लियर कर देता ये तो हम लोग भी लिख सकते थे, लेकिन पूरा क्लियरिटी इसमें था नहीं, इसलिए हम लोगों ने इसको साइन फाई 1 साइन फाई 2 निकालने लग गए। लेकिन अगर हम लोग ये
क्वेश्चन में इस पे जरा और ध्यान दिया जाए तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एलिमेंट का पूछ रहा होगा। तो आंसर देखने से पता लग रहा है ये, क्योंकि एल लेंथ कह रहा है कि एल लेंथ है, फाइनाइट लेंथ है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए स्ट्रेट वायर सेगमेंट ऑफ लेंथ एल। ये स्ट्रेट वायर सेगमेंट है जिसका कि लेंथ एल है, लेकिन इस वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस पे चले गए। तो जब वेरी लार्ज डिस्टेंस पे चले गए तो ये दिस विल बी ट्रीटेड लाइक ए करंट कैरिंग एलिमेंट, डीएल की तरह हो गया। मतलब यह है, देखो ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन को अब हम लोग इसका एनालिसिस हो गया, अब जरा समझें। देखो, अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए हम लोग यहाँ निकालना चाहते हैं, यहाँ आर पे, ठीक है भाई। अब सब लोग ध्यान से देखें, आर पे निकालना चाहते हैं तो इस कंडीशन में क्या बनता है भाई कि एक छोटा सा एलिमेंट जो लेते हैं आई डी एल, उससे आर वाले पे निकालते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डी बी जो आता है उसका वैल्यू क्या होता है, तो म्यू नॉट आई इंटू डी एल क्रॉस आर, तो डी एल क्रॉस आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यू। तो आर क्यू से एक आर कैंसिल होता है और ये आ जाता है म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा आता है, साइन थीटा रहता है इधर, यानी कि, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी एल और आर में एंगल तो 90 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री है, म्यू नॉट आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। यह है कब भाई, जब एलिमेंट के चलते यहाँ निकालते हैं। तो एलिमेंट के चलते जब निकालते हो भाई, तो ये वाला जो एलिमेंट का लेंथ डी एल होता है वो इस आर के रिस्पेक्ट में वेरी वेरी स्मॉल होता ही है। ये जो डी एल एलिमेंट है वो करंट कैरिंग एलिमेंट, इसका लेंथ तो बहुत कम होता है इसके रिस्पेक्ट में। तो अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो अब एनालिसिस के बाद समझ में आया कि ये क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि ये वाला लेंथ तो इतना बड़ा है, 2 मीटर है। तो भैया ये जब 0.2 मीटर था, ये वाला 0.02 मीटर था, मान लो बहुत स्मॉल था, तब इसके लिए ये आर 1000 टाइम्स ज़्यादा था। तो वैसे ही ये अगर हम लोग 2 मीटर या 4 मीटर ले लें और इसको इतना किलोमीटर में लेके चले जाएं, वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस पे चले जाएं, तो उस कंडीशन में ये भी तो एलिमेंट की तरह काम करेगा, ये भी तो करंट कैरिंग एलिमेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये वेरी वेरी लार्ज है। तो वहाँ पे ये तो पॉइंट की तरह दिखेगा, पॉइंट की तरह, डी एल आई डी एल ऐसा लगेगा। तो आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई डी एल साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, क्योंकि इट विल बी ट्रीटेड लाइक ए एलिमेंट ओनली, क्योंकि जो भी इसका लेंथ है फाइनाइट लेंथ है और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्वेश्चन कह दिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब डीएल और आर के बीच में एंगल क्या लेना है, 90 डिग्री लेना है, साइन 90 डिग्री लेना है। और इस डी, ये जो एल है, एल डीएल के बदले में क्या है, एल है, बट आर हमारा कितना है, तो आर इज वेरी वेरी लार्जर देन एल। ये वाले पॉइंट पे हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ये वाले पॉइंट पे ध्यान देंगे तो दिस इज इम्प्लाइंग दैट at r very very greater than L वायर, L लेंथ का जो वायर है will be treated like an element, like a current element, करंट एलिमेंट बन जाएगा, ये करंट एलिमेंट की तरह ट्रीट करेगा। और इस तरह से डीबी जो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ प्रोड्यूस होगा वो डीबी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि एक एलिमेंट बन गया, वो वहाँ डीबी प्रोड्यूस करेगा, और वो होगा आई डी एल साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली में जो डीबी होगा वहाँ पे वो तो यही होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई डी एल साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर, इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर वाला ऑप्शन को टिक करेंगे, इस पॉइंट का ध्यान रखते हुए कि अब ये एलिमेंट बन गया। तो ये अगर ये एलिमेंट नहीं बनता, फाइनाइट लेंथ होता तो उस कंडीशन में अपना ये जो भी एंगल आना होता, अपना एंगल आता, फिक्स्ड वैल्यू आता, तो फिर उस कंडीशन में हम लोग ये बोल सकते थे। लेकिन इसमें हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्या रहेगा भाई, कि आर का यहाँ भी एक्सप्रेशन है, आर का यहाँ भी, क्योंकि साइन फाई जब निकालोगे तो साइन फाई 1 में भी
हमारा आर आएगा, क्योंकि साइन फाई 1 इज L/2 अपॉन ये वाला, और ये वाले में आर आएगा ये वाला। इसलिए डायरेक्टली खाली इसी पे नहीं बोल देना, ये कांस्टेंट फिक्स रहे तब ना, इसलिए ऐसा क्वेश्चन में ये साइन फाई का वैल्यू रखने पड़ेंगे। तो साइन का फाई का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये आर का वैल्यू के टर्म में मैं ऐसे लिखना चाहा वैसे लिख के आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। बट ये जब वेरी वेरी लार्ज है तो ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये कम वैल्यू है तो कैलकुलेट कर सकते हैं, कम वैल्यू है तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन फाई का वैल्यू निकाल सकते हैं L/2 डिवाइडेड बाई ये वाला, तो उसमें एक्सप्रेशन आएगा आर के टर्म में, ये भी आएगा, डबल होगा आर और कुछ आर का और एक्सप्रेशन आएगा, इस तरह से एग्जैक्ट मिलेगा। लेकिन जब वेरी वेरी लार्ज पे चले जाएंगे तो दिस विल बी लाइक ए एलिमेंट, तो इस तरह से बन जाएगा। बोलो भाई क्लियर है? बोलो भाई अब तो क्लियर हो गया होगा। रोशन, तरुण क्लियर हुआ? तो अब ये करंट कैरिंग एलिमेंट की तरह काम करेगा। और चलो भाई अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर को एक बार और अगर हम लोग इस पे नज़र डालें, इसके आंसर पे, तो आपको और ज़्यादा फ्रॉम बायोट-सवार्ट लॉ dB = ये कर दिया। देखो एलिमेंट वाला सीधा एक्सप्रेशन लिख दिया क्वेश्चन को। इसमें हम लोगों ने R वेरी वेरी ग्रेटर देन L जो दे दिया, उसी से बन गया वो एलिमेंट, उसी से वो एलिमेंट बन गया। तो ठीक है भाई। अब जरा देखो इस क्वेश्चन को, अगेन बायोट-सवार्ट लॉ था कॉन्टेक्स्ट में, इसलिए उसी पे क्वेश्चन है। अगर वो कॉन्टेक्स्ट भूल भी जाए तब भी अपना क्वेश्चन सॉल्व करो भाई। केस स्टडी में यही तो फ़ायदा है। अगर आपका टाइम कम पड़ रहा हो तो आप उसका डिटेल पढ़े बिना आगे बढ़ सकते हैं। तो 73 टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, देखो टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स को हटाओ भाई। टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर सेट पैरेलल है, ये दोनों लॉन्ग स्ट्रेट वायर पैरेलल टू ईच अदर, ईच कैरीज अ करंट आई। अच्छा भाई इसमें भी करंट आई, इसमें भी करंट आई, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज 2r। अच्छा भाई इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? वो है 2r। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिडवे बिटवीन देम इज, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिडवे बिटवीन देम, मिड पॉइंट पे बताना है, यानी कि पी पॉइंट पे बताना है। मिड पॉइंट का मतलब पी पॉइंट पे बताना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भाई। ये लॉन्ग वायर हैं, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। इसमें हम लोग ये कैलकुलेट नहीं करने लगे कि ये कितना एंगल बना, ये कितना एंगल बना। अगर आपको फील्ड निकालना है तो वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये लॉन्ग वायर वाला एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? ठीक है भाई, मैग्नेटिक फील्ड तो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड वायर वेक्टोरियली। तो इस वाले का बोल रहा है इसमें कि करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में, इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है भाई। तो ये भी करंट उसी डायरेक्शन में, ये भी करंट उसी डायरेक्शन में। इसका करंट तो फील्ड है क्रॉस में, इसका करंट तो फील्ड है डॉट में। अच्छा भाई, तो एक का है क्रॉस में, दूसरे का है डॉट में, तो फिर क्या? फिर तो जीरो, क्योंकि करंट का वैल्यू सेम है, फिर तो जीरो हो जाएगा। क्योंकि एक का फील्ड आएगा, देखो μ0/4πI ये और क्या भाई? तो sin 90 + sin 90 ऐसा लिखेंगे, sin 90 + sin 90, ये एक का हो गया और ये किधर हो गया? क्रॉस में। और दूसरे का कितना होगा? इतना ही होगा। दूसरे का कितना होगा? इतना ही होगा, लेकिन वो डॉट में। तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या भाई? जीरो। तो ये जीरो हो जाएगा आंसर। सेम करंट है, करंट अगर डिफरेंट होता तो फील्ड भी डिफरेंट होता। एक का क्रॉस में है, दूसरे का देख रहे हो डॉट में है, दूसरे का ये डॉट में है। अगर DL क्रॉस R से भी निकालना चाहोगे तो ये है DL, अगर आप DL क्रॉस R से भी देखना चाहेंगे तो ये DL है और ये R है, मिड पॉइंट में निकालना चाहते हैं तो इधर DL है, इधर R है। DL क्रॉस R करेंगे क्रॉस में, ये वाला तो क्रॉस में प्रोड्यूस करेगा। इसके लिए निकालना चाहेंगे तो भैया ये है DL, ये है R, DL क्रॉस R करेंगे डॉट में, तो ये वाला तो भैया डॉट में प्रोड्यूस करेगा। और दोनों का वैल्यू सेम है क्योंकि एग्जैक्टली मिडवे में है, इसलिए ज़ीरो हो जाएगा आंसर। अच्छी बात है भाई। तो अब जरा देख लिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड μ0I/2πr, μ0I/2πr करके कैंसिल हो गया।
2 पाई आर क्यों हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन 90 प्लस साइन 90, 1 प्लस 1 2, 2 से ये 4 पाई का 2 आ गया। लेकिन एक का इतना है, दूसरे का इतना है, लेकिन दोनों का अपोजिट में डायरेक्शन है और सेम वैल्यू है, इसलिए 0 हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा सॉल्व किया जाए। तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर, करो भाई जल्दी से, एक बार पढ़ के जरा काम करो खुद से भी। A long straight wire carries a current along z-axis for any 2 point in xy plane. Which of the following is always false? कोई एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, कैरीज करंट अलॉन्ग z एक्सिस, z एक्सिस के अलॉन्ग करंट कैरी कर रहा है। ठीक है भैया, तो एक x एक्सिस बना देता हूँ, एक y एक्सिस बना दिया, और इधर हो गया अपना z एक्सिस। ठीक है भाई, z एक्सिस समझो कि डॉट में हो गया, डॉट में हो गया z एक्सिस। इधर चले जाएं तो नेगेटिव z एक्सिस का मतलब क्रॉस में, माइनस z एक्सिस क्रॉस में है। अच्छा भाई, तो क्वेश्चन कह रहा है कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट अलोंग z एक्सिस। अब z एक्सिस के अलोंग ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो कि करंट को कैरी कर रहा है। ठीक है भाई, ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है z एक्सिस के अलोंग, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, z एक्सिस के अलोंग है ये इस तरह से। फॉर, अब पूछ रहा है फॉर एनी 2 पॉइंट्स इन xy प्लेन, xy प्लेन में, मतलब ये समझो कि डॉट में है फील्ड, ये करंट कैरिंग वायर तो डॉट में है, लेकिन अब बोल रहा है कि इस xy प्लेन में ये x है और ये y है, तो xy प्लेन में हमारा करंट तो ऐसे है डॉट में। अब xy प्लेन में तो बोल रहा है फॉर एनी 2 पॉइंट्स इन xy प्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज फॉल्स। कौन ऑलवेज फॉल्स है? फॉर 2 पॉइंट्स इन xy प्लेन, तो इस xy प्लेन में 2 पॉइंट हम लोग सोचें, कौन स्टेट में हमेशा फॉल्स है? द मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल। तो क्या भाई इनमें कोई भी 2 पॉइंट पे, इस प्लेन में कोई भी 2 पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड इक्वल हैं? मैग्नेटिक फील्ड्स आर इक्वल, कोई भी 2 पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड इक्वल हैं? नहीं भाई, इक्वल तो नहीं है। यहाँ का फील्ड अगर बोलें और यहाँ का फील्ड बोलें तो दोनों का डायरेक्शन तो सेम होगा, क्योंकि इस करंट कैरिंग वायर का जो फील्ड होगा वो तो ऐसा बनेगा, याद होगा। अगर ये वायर है तो इसका फील्ड तो भैया ऐसे बनेगा, तो इसका फील्ड तो ऐसे बन रहा है। ऐसे अगर करंट कैरिंग वायर होता है, इस तरह का करंट कैरिंग वायर, तो याद होगा इसका फील्ड तो ऐसे बनता था, ऐसे बनता था फील्ड। वही करंट कैरिंग वायर ये है तो इसका फील्ड तो ऐसे बन रहा है। ठीक है भाई, तो द मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल, तो इसका अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखें तो ऐसे है, दूसरे पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अगर देखें, इसका जिधर है उसी डायरेक्शन में इसका भी है, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड में तो डिफरेंस है भाई। अब जब मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है, इसका मतलब कि सेम फील्ड तो नहीं हुआ। यहाँ पे मैग्नीट्यूड कम है, यहाँ मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ मैग्नीट्यूड और ज़्यादा है, यहाँ मैग्नीट्यूड और कम होगा, तो दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कम हो जाएगा, डायरेक्शन सेम है। लेकिन यहाँ और यहाँ की बात करें तो यहाँ आर डिस्टेंस पे, ये भी आर डिस्टेंस पे, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम रहेगा, बट डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा इसका, टेंजेंशियल। सर्कुलर है तो टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो इन 2 पॉइंट के लिए डायरेक्शन डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड सेम है। इन दोनों में मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, डायरेक्शन सेम है। तो ऐसा कोई 2 पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पर का मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड हो जाए। अगर मान लो यहाँ आर डिस्टेंस और यहाँ आर डिस्टेंस में काउंट करें तो वैल्यू तो सेम है, बट डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसा कोई भी 2 पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेम हो जाए। तो ये तो भाई
मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है कि 2 पॉइंट पे जेड एक्सिस के अलॉन्ग फील्ड हमारा करंट है फॉर एनी 2 पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन में कोई भी 2 पॉइंट के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज फॉल्स। तो भैया ये तो ऑलवेज फॉल्स दिख रहा है, क्योंकि जब मैग्नीट्यूड सेम होता है तो डायरेक्शन सेम नहीं होता, डायरेक्शन सेम होता है तो मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता। तो ये तो अभी हमें दिख रहा है कि ऑलवेज फॉल्स है। अच्छा, बाकी ऑप्शन को भी देखते हैं। तो बी को देखा जाए, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर सेम, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स आर सेम एट 2 पॉइंट्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर सेम। भैया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, लेकिन हर 2 पॉइंट के लिए ऐसा थोड़ी है, किसी किसी के लिए तो नहीं है सेम, इसके लिए तो सेम नहीं है, अलग अलग है डायरेक्शन। इसलिए कुछ पॉइंट्स के लिए ट्रू है, कुछ पॉइंट्स के लिए फॉल्स है। तो इसलिए इट इज़ ट्रू फॉर सम पॉइंट एंड फॉल्स फॉर सम अदर पॉइंट, अदर पेयर ऑफ पॉइंट्स के लिए। इसलिए ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर सेम, सेम तब होगा तो एक ही लाइन पे ले लें, सबका सेम है, डायरेक्शन सेम मिल सकता है हमें। लेकिन एक यहाँ का ले लें, एक यहाँ का ले लें, डायरेक्शन सेम नहीं मिलेगा। यहाँ वाले के लिए ऐसे है, यहाँ वाले के लिए ऐसे है। डायरेक्शन हर 2 पॉइंट्स के लिए सेम नहीं होगा, कुछ पेयर के लिए सेम होगा, कुछ पेयर के लिए अलग होगा। इसलिए किसी के लिए ट्रू, किसी के लिए फॉल्स होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल, तो ये भी भाई किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि मैग्नीट्यूड इसके लिए सेम है, लेकिन इसके लिए तो सेम नहीं है, इसके लिए तो सेम नहीं है, इसके लिए और इसके लिए मैग्नीट्यूड सेम है, बट इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर। तो मैग्नीट्यूड सेम वाले पॉइंट्स मिल सकते हैं। जो एक सर्कल पे देखोगे सबके मैग्नीट्यूड सेम ही रहेंगे, बट डायरेक्शन अलग अलग होगा। यहाँ वाला ले लेंगे, मैग्नीट्यूड भी अलग हो जाएगा। सो मैग्नीट्यूड इक्वल है 2 पॉइंट्स पे, ऐसा कुछ पेयर के लिए ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉर सम पेयर ऑफ पॉइंट्स, सम पेयर ऑफ पॉइंट्स ऑन एक्स वाई प्लेन, क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे ही 2 पॉइंट लेने हैं और ये भी वैसे ही। तो इन दोनों के लिए तो भैया ये है। अब इसके लिए डी देखें, द फील्ड एट 1 पॉइंट इज अपोजिट टू दैट ऑफ द अदर पॉइंट। हाँ, ऐसा पॉइंट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, तो ये भी दोनों हो जाएंगे कि फील्ड एट 1 पॉइंट इज अपोजिट टू दैट ऑफ द अदर। देखो फील्ड यहाँ पे है अपवर्ड में, तो यहाँ पे है डाउनवर्ड में, यहाँ है अपवर्ड में, तो यहाँ है डाउनवर्ड में, मिल जाएगा। यहाँ सेम है, तो यहाँ डिफरेंट भी है, ये अपवर्ड में है तो ये डाउनवर्ड में, ये यहाँ लेफ्टवर्ड में है तो इधर राइटवर्ड में है, तो अपोजिट में फील्ड मिल जाएंगे। लेकिन सबके लिए अपोजिट ही होगा ऐसा तो नहीं है। ऐसा 2 पेयर लेंगे तो अपोजिट में मिल जाएगा, लेकिन एक इसका लेंगे तो थोड़ी अपोजिट में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। सो फॉर सम पेयर इट इज़ ट्रू, सम पेयर इट इज़ फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स जो हमेशा ही फॉल्स है वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल हो जाए। मैग्नेटिक फील्ड इक्वल मतलब क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड मतलब वेक्टर इक्वल हो जाए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऐसा इक्वल नहीं होगा। किसी भी 2 पॉइंट के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए ये ऑलवेज फॉल्स है। बोलो भाई, क्लियर है? क्लियर है यहां तक? बोलो भाई पहलवान, अर्नव क्लियर हुआ? रोशन बताओ भाई। तो अब आगे बढ़ते हैं, बोलता कम है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन आ गया, देखो। बायोट-सावर्ट लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड अल्टरनेटली एज कूलम्स लॉ और एम्पियर्स लॉ और ओम्स लॉ और गॉस लॉ। किससे? बायोट-सावर्ट लॉ को हम लोग क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं कूलम्स लॉ में, एम्पियर्स लॉ में, या ओम्स लॉ में, या गॉस लॉ में? बताओ भाई, किस फॉर्म में? तो बायोट-सावर्ट लॉ तो भाई कूलम्स लॉ का भाई होता है। कूलम्स लॉ और गॉस लॉ में कन्वर्जन हो सकता है, तो इस तरह से बायोट-सावर्ट लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ में कन्वर्जन। एम्पियर सर्किटल लॉ का भाई होता था ये, देखो यहाँ पे कूलम्स लॉ, गॉस लॉ। कूलम्स लॉ का एनालॉगी है बायोट-सावर्ट लॉ, गॉस लॉ का एनालॉगी था एम्पियर सर्किटल लॉ इधर। तो कूलम्स लॉ से गॉस लॉ और गॉस लॉ से कूलम्स लॉ ऑब्टेन होता रहता था। उसी तरह से बायोट-सावर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ भी आपस में हम लोग एक है तो दूसरे को हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई।
कर सकते हैं। कैसे अगर करना चाहें तो आप वो कर सकते हो डेरिवेशन, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो फैक्ट में याद रखें आप कि एम्पियर्स लॉ में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो मैं एग्जांपल तुम्हें दिखाता हूँ। मान लो एक स्ट्रेट वायर है, इसका फील्ड यहाँ मैं निकालना चाहता हूँ। तो एक एलिमेंट का यहाँ पे फील्ड निकालेंगे तो याद होगा कि बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंगली हम लोग एक एलिमेंट लेकर के डी निकालते हैं और डी करके इंटीग्रेट करते हैं, पूरे के लिए इंटीग्रेट करते हैं। एक मान लो ये लॉन्ग वायर है, इसके लिए निकालते हैं तो क्या आता है भाई, तो μ0/4π क्या आता है, तो μ0/4π और I/ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लो r डिस्टेंस पे निकालना चाहते हैं, I/ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ पे आ जाता है फिर sin φ1 प्लस sin φ2। तो साइन अगर लॉन्ग वायर है तो sin π2 प्लस sin π2 ऐसा लिख देंगे, sin π/2 प्लस sin π/2। इससे क्या आता था, तो μ0I/4πr और ये 2 हो गया 1 + 1 करके, तो इससे मिल गया हमें μ0I/2πr, μ0I/2πr। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमें ये मिला यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ लिखा हम लोगों ने और इसका यूज़ करते हुए इसी से तो ऑब्टेन होता था ये। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, b × 2πr = μ0 × I, ऐसा लिख सकता हूँ। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ से एम्पियर्स लूप एक लूँ तो इसको लिख सकते हैं b.dl, अगर यहाँ b है तो b.dl कर सकते हैं। तो b और डॉट dl इंटीग्रेट करें इस पूरे एम्पियर्स लूप के लिए, तो ये भी तो यही स्टेटमेंट है, क्योंकि b का वैल्यू, और जब dl इंटीग्रेट करते हैं तो याद होगा 2πr आता है भाई। एम्पियर्स लॉ अप्लाई करते थे तो यहाँ से b × 2πr आता था, μ0 I इनक्लोज्ड। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं भाई। बायोट-सावर्ट लॉ से हम लोगों ने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करते करते यहाँ आ गए तो देखा कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इट मीन्स एम्पियर सर्किटल लॉ और BSL कन्वर्टेबल हैं। ठीक है भाई, तो इसको हम लोग समझ लिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको हटाया और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा यहाँ दे दिया भाई, पहले वाला में ए ऑप्शन था, देखो पहले वाला में ए ऑप्शन था, इसका ए था। ए मतलब अच्छा वो तो हम लोग देख ही लिए थे। अच्छा 73 का ए था, तो इसका तो ए था जो हम लोगों ने देखा कि पहले वाला फॉल्स था। 75 बायोट-सावर्ट लॉ कैन बी एक्सप्रेस अल्टरनेटली एज एम्पियर सर्किटल लॉ, बिल्कुल ठीक बात है भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस पे। आगे एक और केस स्टडी है, किस पे है भाई है, तो ये केस है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। सबको मालूम है भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड क्या होता है। ऐसा सोलेनॉइड होता है ऐसा बिल्कुल होता है इस तरह से भाई, याद होगा। यहाँ से ये निकलने नहीं पाता, ये ज़्यादा गैप पे बनाया हुआ इसलिए ऐसा दिख रहा है, और जब ये पास लेंगे तो ये निकलेगा नहीं, ये ऐसे अंदर ही रह जाएगा और ऐसा बन जाएगा। तो ये यूनिफॉर्म फील्ड है। लेकिन साथ में मैंने ये भी बताया था कि ये एंड पे जो अंदर में तो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म रहता है, अंदर में ऑलमोस्ट ये अगर सोलेनॉइड है तो अंदर में तो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म ही रहेगा, यूनिफॉर्म फील्ड। बाहर में ये ऐसे हो जाता है, ये ऐसे इस तरह से चलता है भाई, ये ऐसे इस तरह से ये होते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जितना फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है μ0 NI, यहाँ पे फील्ड μ0 NI/2 होता है, यहाँ पे फील्ड थोड़ा कम हो जाता है, अंदर के क्राउडिंग के रिस्पेक्ट में उधर कम होता है। याद होगा बताया था ऐसा कि अगर हम लोग बार मैग्नेट या सोलेनॉइड बोले इसके एक्सिस पे निकालना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के एक्सिस पे निकालना चाहते हैं, तो याद होगा μ0 NI/2 आता था और cos θ1 - cos θ2 आता था। जो भी है ये तो बताया था, लेकिन रिजल्ट क्या होता था, वेल इनसाइड पॉइंट पे जाओ तो μ0 NI है, एंड पॉइंट पे जाओ तो μ0 NI/2 है, हाफ हो जाता है, इधर वाले से इधर एंड पे हाफ होता है। चलो ये सब बात तो हम लोग समझते हैं, ऐसे नॉर्मल बात मैंने रिकॉल जो आया करना का कर दिया। अब जो क्वेश्चन है उस पर एग्जैक्ट देखते हैं। चलो भाई ये तो केस स्टडी है, तो केस स्टडी में ऐसा रहता था, हम लोगों ने देखा सोलेनॉइड का फील्ड की बात हो रही है। ठीक है भैया, सोलेनॉइड का फील्ड की बात हो रही है। अब जरा 81 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए।
तो देखो भाई, ए लॉन्ग सोलेनॉइड 800 टन पर मीटर मीन्स स्मॉल एन, ये दिया हुआ है स्मॉल एन टोटल नंबर ऑफ टन पर मीटर लेंथ. Long solenoid has 800 ton per meter length of a solenoid. A current of 1.6 amp flows through it. The magnetic induction at the end of the solenoid. अच्छा, end of the solenoid. End of the solenoid में निकालेंगे magnetic field induction, तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 हो जाएगा. बस म्यू नॉट आई एन आई बाई 2 हो जाएगा. एंड पॉइंट पे ये बोल रहा है, इसलिए मैग्नेटिक इंडक्शन एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड ऑन इट्स एक्सिस, तो वो म्यू नॉट एन आई का हाफ हो जाता है. ये तो अभी बताया, कैलकुलेट कर लेंगे भाई, जो आएगा वैल्यू वो मिल जाएगा. तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 होता है. यहाँ देखो, म्यू नॉट एन आई बाई 2, म्यू नॉट का वैल्यू रख दिया, एन का वैल्यू रख दिया, आई का वैल्यू रख दिया, और ये बाई 2 कर दिए, मिल गया वैल्यू. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सोलेनॉइड पे ये भी क्वेश्चन होगा, कैसे स्टडी वाला है, इसलिए चलो 82 नंबर. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से सेलेक्ट करना है. कर लिया जाए भाई. द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज लेस देन आउटसाइड द सोलेनॉइड. क्या अंदर में लेस होता है? नहीं भैया, अंदर में तो ज़्यादा होता है. एंड पे हाफ हो जाता है, बाहर और कम हो जाता है. तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज लेस देन द आउटसाइड, ये तो भैया फॉल्स हो जाएगा. तो हमें तो करेक्ट स्टेटमेंट चाहिए. The magnetic field inside the ideal solenoid is not at all uniform. Magnetic field inside the ideal solenoid is not at all uniform. यूनिफॉर्म पूरा नहीं होता. ठीक है भाई, अब इससे और ज़्यादा सूटेबल मिलेगा तो उसका देखा जाएगा. अभी तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है. तो ये भी ठीक लग रहा है कि पूरा यूनिफॉर्म तो नहीं होता भैया, एंड में जाके कम हो जाता है. और वेल इनसाइड में जाएंगे तो अंदर में यूनिफॉर्म मिलेगा. वेल इनसाइड मतलब एंड बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, अंदर में आ जाओ, तब यूनिफॉर्म है. और पूरे में ओवरऑल नहीं है, पूरे इनसाइड में नहीं है. द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एन आइडियल सोलेनॉइड इज नॉट एट ऑल यूनिफॉर्म. चलो, ये यूनिफॉर्म पूरा नहीं होता है, ये बात समझ रहे हैं. द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इनसाइड एज आइडियल सोलेनॉइड इज एट मोस्ट twice that of the ends. The magnetic field at the center inside a ideal solenoid is at most twice that of the at end, twice that at the end. तो ये बात भी तो बिल्कुल ठीक है भाई, ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है. The magnetic field at the center inside a ideal solenoid is at most half, almost half. Almost half है तो हाफ वाला तो नहीं होता भैया, डबल होता है. अब ये दो चीज़ करेक्ट लग रहे हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, आइडियल सोलेनॉइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो ऑलमोस्ट ट्वाइस दैट ऑफ द डबल होता है. तो भाई ये तो ठीक है. और आइडियल सोलेनॉइड है तो उसमें नॉट एट ऑल यूनिफॉर्म है, बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं होता. तो इसमें थोड़ा सा ये है कि आइडियल सोलेनॉइड है, ठीक है, तो कह रहा है नॉट एट ऑल मतलब बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं होता. तो भैया अंदर में तो यूनिफॉर्म रहता है, अंदर में यहाँ तक तो यूनिफॉर्म रहता है, इसके आगे जाकर के ये यूनिफॉर्म नहीं रहता. ठीक है भाई, आगे जाकर के ये यूनिफॉर्म नहीं रहता, आगे जाकर के ये वीक हो जाता है. लेकिन वेल इनसाइड वाले पॉइंट्स पे तो भाई ये रहता है. इसलिए फॉर सम पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनॉइड, आइडियल सोलेनॉइड के, इसके अंदर में कुछ रीजन में तो बिल्कुल यूनिफॉर्म है और कुछ रीजन में यूनिफॉर्मिटी नहीं है. मीन्स नॉट एट ऑल यूनिफॉर्म बोलना ठीक नहीं होगा उतना, मतलब कि बिल्कुल भी यूनिफॉर्म नहीं है भैया. थोड़े देर के लिए तो है, थोड़ा रीजन में तो है, थोड़ा रीजन में. नॉट एट ऑल यूनिफॉर्म मतलब पूरा यूनिफॉर्म तो है ही नहीं. मतलब नॉट एट ऑल यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म बिल्कुल है नहीं. नॉट एट ऑल मतलब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है यूनिफॉर्म. तो बिल्कुल नहीं है ऐसी बात नहीं है, कहीं ना कहीं यहाँ तो है. पूरा सोलेनॉइड में ये 60% रीजन में तो भाई यूनिफॉर्म रहता है. आगे जाकर के ये यूनिफॉर्म नहीं होता, वो अलग बात है. अंदर में तो भाई ये यूनिफॉर्म यहाँ पे रहता है. तो इसलिए बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं है ऐसा नहीं है, इसलिए इसको भी हटाएंगे. यूनिफॉर्म समवेयर है, कुछ जगह पे यूनिफॉर्म नहीं है.
बिल्कुल ही यूनिफॉर्म नहीं है ऐसा वो नहीं बोल सकते, और बिल्कुल ही पूरे में यूनिफॉर्म है ये भी नहीं बोल सकते। तो यहाँ नॉट एट ऑल यूनिफॉर्म बोल रहा है कि बिल्कुल भी यूनिफॉर्म नहीं है, तो नहीं भैया, सेंट्रल रीजन में है ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म फील्ड ही वहाँ मिलता है। तो इसलिए मोस्ट सुटेबल क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा कि भाई एंड पे हाफ होता है, बीच में डबल होता है। ऑलमोस्ट नाम दिया भी है इसमें। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इनसाइड द आइडियल सोलेनॉइड इज ऑलमोस्ट एटमोस्ट ट्वाइस दैट ऑफ द एंड्स। एटमोस्ट है कि ऑलमोस्ट है, जो भी है डबल है। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ गए, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। किसका, यही मैग्नेटिक फील्ड एट वन ऑफ द एंड ऑफ द सोलेनॉइड is mu naught Ni by 2. Magnetic field inside the solenoid is uniform. Inside the solenoid is uniform and is given by mu naught Ni. अच्छा, अंदर में यूनिफॉर्म होता है, इसलिए हर जगह यूनिफॉर्म बिल्कुल ही ना हो ऐसा नहीं है, अंदर में यूनिफॉर्म होता है, यही बात बताया इसने। ये 82 का हम लोगों ने देख लिया सी, 82 का सी देख लिया हम लोगों ने। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं 83 नंबर पे। 83 नंबर क्वेश्चन पे देखा जाए, the magnetic field B inside a long solenoid having n turns per unit length, n turns per unit length है and carrying current I when iron core is kept in it, जब आयरन कोर इसमें रखे हैं, permeability of vacuum और कई है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो भैया ये थोड़ा सा तुम्हारा सिलेबस से बाहर निकलता हुआ है, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल तुम्हारा हटा दिया गया है। चलो अब जितना है क्वेश्चन आ गया तो मैं थोड़ा सा आपको इसमें बता दूंगा। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड, किसी भी सोलेनॉइड में जब मैग्नेटिक फील्ड की बात करें हम लोग, जब मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, एन है टर्न पर यूनिट लेंथ एंड करंट आई व्हेन आयरन कोर इज केप्ट इन इट, जब आयरन कोर इसमें रख दे, मतलब इसके अंदर में सोलेनॉइड के अंदर एयर नहीं, एयर के बदले में आयरन का एक रॉड रख दें, आयरन कोर रख दें। कोर बोलते हैं अंदर का जो मटेरियल उसे कोर बोलते हैं। आयरन कोर अगर हो तो आयरन होता है फेरोमैग्नेटिक, इसलिए सिलेबस से बाहर आ रहा है। आयरन होता है फेरोमैग्नेटिक, और आयरन जब फेरोमैग्नेटिक है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, इतना तो केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि अगर मैंने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया और ये फेरोमैग्नेटिक है तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड बहुत लार्ज हो जाता है, तो फेरोमैग्नेटिक है। और अगर अंदर में फील्ड, ध्यान देना, अगर अंदर में फील्ड स्लाइटली लार्ज होता है, स्लाइटली लार्जर दैन बी नॉट, अप्लाइड फील्ड बी नॉट है, तो इससे स्लाइटली लार्ज हो तो यह है पैरामैग्नेटिक, और अगर स्लाइटली डिक्रीज हो जाए एक्सटर्नल फील्ड से तो यह है डाईमैग्नेटिक, और यह है फेरोमैग्नेटिक। जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो है फेरोमैग्नेटिक। तो आयरन फेरोमैग्नेटिक है, इसलिए अंदर का फील्ड हमारा बाहर के फील्ड से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू नॉट Ni है, क्यों बाहर हो जाएगा, क्यों ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके अंदर का फील्ड जो होता है म्यू नॉट Ni, सबको मालूम है म्यू नॉट Ni होता है। तो जब आयरन डाल देंगे तो एयर है तब ना ये म्यू नॉट है, अगर आयरन अंदर डाल दिया तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर आ जाएगा। परमेबिलिटी ऑफ एयर है ये, यहाँ डालना पड़ेगा परमेबिलिटी ऑफ आयरन, परमेबिलिटी ऑफ आयरन, या म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट किसका भाई, तो आयरन का डालना पड़ेगा। और म्यू आर होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट, इसलिए किसी का भी म्यू अगर निकालोगे तो वो क्या होगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर होगा। जैसे रिलेटिव परमेबिलिटी होता था, तो परमेबिलिटी इज इक्वल टू, किसी मीडियम का परमेबिलिटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू रिलेटिव परमिटिविटी। वैसे ही यहाँ पे किसी का परमेबिलिटी इज इक्वल टू एयर का परमेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई रिलेटिव परमेबिलिटी, क्योंकि रिलेटिव परमेबिलिटी का भी वही फॉर्मूला, परमेबिलिटी डिवाइडेड बाई परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस स्टैंडर्ड। तो सेम काम उधर होना, इधर भी है। तो यहाँ पे अब ये आयरन का ये वाला जो है ना वेरी लार्ज होता है, 50, 30, तो अब ये हो जाएगा ना, ये तो एयर में हुआ, और ये वाला आयरन कोर में, जब आयरन कोर रखोगे तो अंदर का मटेरियल में, समझो कि आयरन कोर था तो बी नॉट तो अप्लाई हुआ, जो एयर में होता वो तो अप्लाई हुआ म्यू नॉट Ni, लेकिन अंदर में फेरोमैग्नेटिक, इसलिए मटेरियल का परमेबिलिटी आएगा और वो लार्ज कर देगा वैल्यू। तो ये वैल्यू एयर में था और ये वैल्यू अंदर में तो लार्ज हो जाता है। चलो ठीक है भाई, ये तो जनरल बात बता दिया। अब ये जो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है, इतना को मैं अभी हटा रहा हूँ भाई, और रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करें,
रिलेटिव परमिबिलिटी अभी बताया कि ये परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाई परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है भाई, रिलेटिव परमिबिलिटी का एक और रिलेशन होता है 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। ध्यान देना, ये है रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ मीडियम और ये है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्वेश्चन में दिया ही है मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यानी वैक्यूम है, और ये है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो इन दोनों में ये रिलेशन है। ये चैप्टर 5 के लास्ट में हम लोग इसको ऑब्टेन करते हैं, लेकिन अब उस सिलेबस में है नहीं। तो अभी के लिए आप ध्यान रखना, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये इकाई जो है, अंदर में कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल कितना ज़्यादा अंदर में एक्सटर्नल फील्ड को बढ़ा देगा, कितना बढ़ा देगा, वो ससेप्टिबिलिटी इस मीडियम का बताएगा। अगर ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी है तो बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, मतलब फेरोमैग्नेटिक के लिए ससेप्टिबिलिटी वेरी वेरी हाई होता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ये ससेप्टिबिलिटी होता है वेरी हाई, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। पैरामैग्नेटिक के लिए ससेप्टिबिलिटी जो होता है, पैरामैग्नेटिक के लिए ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब सपोर्ट, ये वेरी हाई पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा सपोर्ट। और डायमैग्नेटिक में क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल निगेटिव, स्मॉल बट निगेटिव। निगेटिव मतलब अपोज, तो इसलिए अंदर में एक्सटर्नल फील्ड को स्लाइटली अपोजिशन मिलता है, इसलिए अंदर का फील्ड स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है। ये जो बी नॉट, जब डायमैग्नेटिक यहाँ पे मटेरियल होगा, 3 तरह के मटेरियल होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो जब डायमैग्नेटिक होगा तो इसके अंदर थोड़ा इसको अपोजिशन मिलेगा और इसलिए स्लाइटली कम हो जाता है। अपोजिशन क्यों मिला? क्योंकि ससेप्टिबिलिटी इसकी निगेटिव है। निगेटिव मतलब समझो निगेटिव सपोर्ट। अब देखो डिटेल में तो बता नहीं रहा मैं, तो मेन बात इसकी समझें, समरी पॉइंट्स ये है। ससेप्टिबिलिटी बोलता है कि कितना सपोर्ट हम करेंगे। जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो उसके फेवर में मैग्नेटाइजेशन होता है, जैसे पोलराइजेशन होता है वैसे मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन से अंदर का फील्ड को सपोर्ट करके इस फील्ड को इंक्रीज करा लेंगे या डिक्रीज करा लेंगे। तो अगर डायमैग्नेटिक है तो वो डिक्रीज करा लेता है, क्योंकि ये निगेटिव होता है। निगेटिव मतलब अपोज करना है, पॉजिटिव मीन्स सपोर्ट करना है। जो बी नॉट ये है तो ये सपोर्ट करके इसको बड़ा कर लेगा। पैरामैग्नेटिक में स्लाइटली इंक्रीमेंट कराएगा, फेरोमैग्नेटिक में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट कराएगा। ठीक है, तो इन दोनों में ये रिलेशन है, ये रिलेशन भी आप याद रखना। इसलिए जहाँ पे आ गया ये आयरन वाला, तो आयरन में आपने मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखा भाई? तो आयरन में ये लिखा मैग्नेटिक फील्ड, ये आयरन में मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है भाई, म्यू नॉट एन आई के बदले में म्यू नॉट इंटू म्यू आर आई आ गया। इसका मतलब आयरन में अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखना हो तो ये भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट और म्यू आर को लिख सकते हैं 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी ऑफ आयरन इंटू एन आई, ये भी लिख सकते हैं। ये आयरन में का फील्ड हुआ, ये तो एयर का हुआ। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है। ठीक है भाई, बी इनसाइड द लॉन्ग सोलेनॉइड एन नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ है एंड करंट आई है, व्हेन आयरन इज कोर इज केप्ट इन इट। आयरन कोर है तो भाई बी है इनसाइड। ठीक है, तो अब बताना है तुम्हें द मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड बताना है, जिसमें ये सारे पैरामीटर दिए हुए हैं, लेकिन आयरन कोर रख दिए हैं। व्हेन आयरन कोर इज केप्ट, तो आयरन कोर रखे हैं तो ये होगा, ये होगा, म्यू आर होता है 1 प्लस का, तो और ये एन आई, तो यही लिखेंगे। तो म्यू नॉट एन आई तो होना है म्यू नॉट एन आई और 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, क्योंकि म्यू आर को लिखेंगे 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। तो देखो भाई ये नहीं है, ये नहीं है, म्यू नॉट एन आई यहाँ है लेकिन 1 माइनस है, ये नहीं होगा। म्यू नॉट एन आई है 1 प्लस, म्यू आर को हम लोगों ने लिख दिया 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है भाई, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, बिल्कुल ठीक बात है भाई। तो ये हम लोग अब आंसर आप मैच कर सकते हैं। याद रहे सोलेनॉइड में अंदर में फील्ड म्यू नॉट एन आई होता है, तो भैया एयर में एयर का परमिबिलिटी, आयरन डाल दोगे तो आयरन का परमिबिलिटी। आयरन का परमिबिलिटी कैसे डालेंगे? तो आयरन का परमिबिलिटी होगा, आयरन का परमिबिलिटी क्या होगा? तो आयरन का परमिबिलिटी हो जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर आयरन का।
आयरन का म्यू आर ज़्यादा होता है, 30, 40, 50 होता है, ठीक है। तो डाल दिया, ये हो गया। अब म्यू आर को भी हम लोग चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू आर इज 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, ये एक रिलेशन है, इसलिए वो भी ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और देखो इसका आंसर 83 है ना, 83 का आंसर देखो, 83 में डी, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड विद आयरन कोर इज म्यू नॉट एन आई, बिल्कुल बात ठीक है। बट म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर है 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, इसलिए बी हो जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर के बदले 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी और एन आई, ठीक है भाई। अब जरा हम लोग ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, 84 नंबर। ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल हैविंग एन टर्न्स कैरीज ए करंट आई इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द मैग्नेटिक फील्ड इज। चलो भाई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बताना है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो यहाँ कुछ नहीं बोला गया, मतलब एयर की बात करेंगे तो म्यू नॉट एन आई होता है, लेकिन ये एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है भाई, सबको मालूम है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन में दिया सोलेनॉइड ऑफ लेंथ है तो एल है, लेंथ एल है इस सोलेनॉइड का, हैविंग एन टर्न्स, लेकिन इसमें टोटल टर्न्स ही n है, मतलब कैपिटल N ही स्मॉल n लिख रहा है, टोटल टर्न्स n है, इसलिए नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ तुम्हें निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ दे दिया कि नंबर ऑफ टर्न, ये स्मॉल n जो है वो कह रहा है नंबर ऑफ टर्न है टोटल, तो n/l लिखने पड़ेंगे। अच्छा भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन आई, पे स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, जो कि यहाँ पे है n/l, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ तो ये हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ये है इंटू आई, तो ये हो जाएगा। अब कोई ऐसे ही देख रहे, अच्छा म्यू नॉट एन आई कर देते हैं टिक, ऐसे थोड़ी होगा, म्यू नॉट n/li को करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ नहीं दिया हुआ है n नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, जो कि आई करंट कैरी कर रहा है, टोटल लेंथ l है, तो इसलिए ये तो नहीं होगा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये भी नहीं होगा, अपॉन l स्क्वायर कर रहा है, ये भी नहीं होगा। अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड होगा भाई, अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड ही तो होता है, सोलेनॉइड के एक्सिस के अलोंग ही फील्ड होता है भाई, होता है, बिल्कुल होता है। परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, नहीं भैया ये तो नहीं होता, तो सी ऑप्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और वैल्यू करंट का ये फील्ड का ये है वैल्यू, ठीक है भाई। देखते हैं 83, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड विद आयरन कोर इज दिस, अच्छा ठीक है, ये तो देख लिया था 84। तो 84 में देखो, सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल हैविंग n टर्न्स कैरिंग ए करंट I in the anticlockwise, the magnetic field is mu naught Ni/L, its direction will be along the axis of the solenoid, बिल्कुल डायरेक्शन के हिसाब से काम कर लेंगे और ये मिल जाएगा हमें। स्मॉल n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न ही दिया हुआ था n, तो n/l करने पड़ेंगे। बोलो।